नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात 13 अप्रैल 2023 की है। कोई 11 बजे का वक्त रहा होगा। जगह झांसी थी। वहां एक मुठभेड़ होती है। उसी रोज 1:30 बजे के आसपास प्रयागराज कोर्ट में एक सुनवाई हो रही होती है। दो दुर्दांत अपराधी कटघरे में खड़े होते हैं। बहस चल रही होती है। इसी दरमियान जो लोग वहां मौजूद होते हैं उनके फोन में एक संदेश आता है। अब वो संदेश जो है वो वहां कईयों को चौंकाता है। तो अब ये होता है कि संदेश की पुष्टि करना जरूरी है। उसकी पुष्टि करने के लिए फोन किया जाता है और उस फोन से पता चलता है कि झांसी के पारीछा डैम के आसपास जो मुठभेड़ होती है उस मुठभेड़ में दो शख्स ढेर हो जाते हैं। और जब इस बात की पुष्टि हो जाती है तो उस कोर्ट में जो दो व्यक्ति कटघरे में खड़े होते हैं उसमें एक अतीक होते हैं और एक उनके भाई। उन्हें जाकर उस संदेश में जो सूचना थी जिसकी पुष्टि हो चुकी थी उसकी जानकारी दी जाती है कि असद मारा गया। और उसके बाद वो शख्स फूट फूट कर रोने लगता है, गस खाकर गिर जाता है अगर खबरों की माने तो। ये वही अतीक अहमद है जो चकिया में एक तांगे वाले के यहाँ पैदा होते हैं और उनकी 1400 करोड़ रुपए की और उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी तांगे वाले के यहाँ जन्म लेते हैं। 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पहली हत्या करते हैं और उस जमाने में उस इलाके के जो बड़े माफिया हुआ करते हैं चांद बाबा, उनकी सिरपरस्ती में ये अपराध का ककाहरा सीखते हैं। और नवासी आते आते इनका मन जो है वो राजनीति की तरफ चला जाता है और फिर इनको लगता है कि इसमें कुछ रखा नहीं है। अब होना ये चाहिए कि हम बढ़िया राजनीति का तड़का लें और तब जो है इन तमाम चीज़ों को अंजाम दे ताकि राजनीतिक संरक्षण मिले। और आपको अगर ख्याल हो तो यही वो दौर था जब राजनीति के अपराधीकरण का सिलसिला शुरू होता है। अब ये नवासी में मन बना लेते हैं विधायक उधायक बनने का, माननीय बनने का। लेकिन जो चांद बाबा होते हैं, जो इनके बॉस होते हैं, जिनकी सिरपरस्ती में ये तमाम हुनर सीखते हैं अपराध का, अपराध जगत का, उन्हें यह बात नागवार गुजरती है और फिर अतीक और चांद बाबा में ठन जाती है। कहा जाता है कि जब्बार होटल के पास बम चलते हैं। आप अगर इलाहाबाद प्रयागराज, अब उसका नाम प्रयागराज है, अगर आप प्रयागराज से वाकिफ हो तो वहां खूब चलता है बम मरबे बम मरबे, खूब आम बोलचाल में ये चीजें आ जाती हैं। तब अब का मालूम नहीं, लेकिन जब वहां हम लोग रहा करते थे तो खूब आती थी। तो बम चलता है और उस बम में जो है चांद बाबा निकल लेते हैं। तो अब एक छत्रराज अतीक का शुरू होता है और फिर प्रयागराज, कौशाम्बी, मिर्जापुर, लखनऊ तक आप ये समझिए कि कहर होता है, क्रूरता चरम पर होती है। और विधायक होते हैं, फिर मन करता है अब हम सांसद बन जाए, तो फूलपुर चले जाते हैं, सांसदी लड़ते हैं, जीत जाते हैं और फिर अपने भाई को विधायकी लड़ाना चाहते हैं इलाहाबाद पश्चिम से, और वहां राजू पाल पटखनी दे देते हैं इनके भाई को। और ये बात अतीक को पसंद नहीं आती, चूंकि ये तो उनके गुरूर पर चोट थी और गुरूर पर चोट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर राजू पाल की हत्या होती है। बसपा के विधायक होते हैं ये मुझे लग रहा है 2005 की बात है। सनसनी फैल जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में, विधायक की हत्या हुई और आप ये बड़ी भयावह तरीके से हुई। अब इतनी क्रूरता तो स्वाभाविक है कि आदमी दहल जाए।
और उसके बाद ये 2005 और 2005 में जो सरकारें रही, हम उन पर नहीं जाएंगे, उससे आप लोग वाकिफ हैं कि किसकी सरकार तब हुआ करती थी। बसपा के विधायक थे राजू पाल। 2007 में बसपा की सरकार आती है और उसके बाद तमाम चीजें शुरू होती है। अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगता है। उसी शिकंजे में वो अपना साम्राज्य भी चलाते रहते हैं। हनक उनकी कम नहीं होती, क्योंकि बाहर असद होते हैं उनके सपूत। संभवतः उनकी 5 संतानें हैं, जिसमें से 3 जो है उनके बेटे हैं, अब 2 ही रहे, एक तो गया। तो असद बाहर से उनका पूरा काम धंधा देखते हैं, और गुलाम मोहम्मद, यही 2 लोग हैं जो जिन्हें कहा जा रहा था कि वो तमाम वारदातें जो हुई, जिन पर हम लोग आगे आएंगे, उसमें वो लोग शामिल रहे, और बाकायदे तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी है, उसमें क्या कहा जाता है। खैर, तो ये उनका पूरा साम्राज्य देखते थे। लेकिन ये जो 24 फरवरी 2023 को जो हुआ, उसने असल में लगता है कि वो आखिरी कील थी जो ठुक गई इनके अपने हाथों से। हुआ क्या? उमेश पाल, राजू पाल हत्याकांड के गवाह भी, वकील भी, मतलब वकील भी हैं और इस मामले के प्राइम विटनेस थे। उनकी हत्या होती है, और हत्या में 5 लोग शुमार होते हैं, जिसमें ये वो तमाम चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में आती हैं। और फिर उसके बाद दौर शुरू होता है इनकी घेराबंदी का, और उस घेराबंदी में अब तक 4 लोग मार गिराए गए। और उसी सिलसिले में ये लोग फरार थे, 5 फरार थे। ये 2 लोग झांसी में परीक्षा डैम के आसपास छुपे हुए थे, जहां जब एसटीएफ को सूचना मिलती है तो एसटीएफ इनकी खोजबीन कर ही रही थी, वहां पहुंचती है। और फिर चूंकि इनका तो मन बड़ा ही हुआ था, ये लोग तो चूंकि खुद को कानून से ऊपर मानते हैं, तो वो जो बड़ा मन था, और वो जो पिछले 30 साल 35 साल से आप ये कहें कि शासन और प्रशासन में हनक थी, वो असल में हुआ क्या कि इधर 2017 के बाद से वो हनक तो उतर गई, लेकिन फिर भी इनको रसूख जो इनका था उसका इन्हें गुमान बहुत था। तो उस गुमान को एसटीएफ ने सेकंड नहीं लगा और ठंडा कर दिया। तो इस तरीके से ये तो ढेर हो गए। महज आप देखिए 20-21 साल की उम्र थी, लेकिन अब आप देखिए कि अपराध को लेकर किस तरीके का जुनून, जो कुछ अखबारों में आया है, अगर आप उसको देखें तो उसमें ये जो है ये बिफर पड़ते थे किसी के भी ऊपर, इनके जो है सपूत। तो खैर, अब इनका तो बाबा की पुलिस ने खात्मा कर ही दिया। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से ईडी वगैरह की कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई से, और फिर ये जो माफिया पर आप एक तरह से कहें बुलडोजर चल रहा है, वो बुलडोजर जो अभी फिलहाल तो अब बढ़ता ही जा रहा है। और दरअसल यही सबसे बड़ी यूएसपी है योगी आदित्यनाथ की सरकार की, कानून और व्यवस्था, जिससे वो समझौता नहीं करते। और मिट्टी में मिला दूंगा उन्होंने कहा था, सो वो मिट्टी में मिला रहे हैं हर उस माफिया को जो कानून और व्यवस्था को ठेंगे पर रखता था। क्योंकि है वाली स्थिति तो रही नहीं किसी की। अब तो हाथ खड़ा करके कहते हैं कि साहब हम सरेंडर कर रहे हैं, अब तो कहते हैं साहब मारो मत, ये स्थिति हो गई है। तो ये जाहिर तौर पर ये जब कानून का इकबाल होता है तभी इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये इकबाल तभी आता है जब उस तरह की लीडरशिप हो। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो लीडरशिप है वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भरोसा रखती है। और यही वजह है कि चाहे अतीक हो और चाहे मुख्तार हो, इन लोगों की नींद उड़ जाती है
जब इनको पता चलता है कि इनको गाड़ी से इधर से उधर आना जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है चूंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर उनका अपना जो है आप एक है जुनून। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी।